नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के रोहतक जिले में 5 हत्याओं के मुख्य आरोपी सुखविंदर को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को समयपुर बादली से गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिस ने इनपुट्स दिया था और उसी के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें, आरोपी ने शुक्रवार को 7 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके पहले जाट कॉलेज स्थित अखाड़े में हुई 5 हत्याओं के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की 5 सदस्यीय टीम रात भर छापेमारी करती रही। पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस इस मामले में पहले ही 4 युवकों को हिरासत में ले चुकी है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा की हत्या ने अब तूल पकड़ लिया है। बीते बुधवार को हुई बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर राजनीति शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले पर दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। सौरभ ने कहा कि बीजेपी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं। बताते चले कि रिंकू शर्मा की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। केजरीवाल अपनी चुप्पी की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे सिख लोग हैं, वो कहते हैं कि ये लोग दंगा कराएंगे, ये लोग हमको मरवा सकते हैं। सिख समुदाय के अंदर अब ये बहुत ज्यादा डर है कि ये लोग जो हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करा के हम लोगों को टारगेट करेंगे। सिख समुदाय जो है पूरा का पूरा जो है सुरक्षित नहीं है। और अब जो ट्रेंड समझ में आ रहा है और उस ट्रेंड को मैं आपको समझाऊंगा। मुझे लगता है कि भाजपा के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसे हालात कभी नहीं थे कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लाठी डंडे चाकू लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और दूसरे के घर में घुस के उसकी हत्या कर देते हैं उसके घर के सामने। कैसे हो सकता है? उधर टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की आत्महत्या के मामले पर शिवसेना नेता और वन मंत्री संजय राठौड़ का नाम आने से शिवसेना में छवि की नुकसान की जो चिंता है वो बढ़ चुकी है। आत्महत्या मामले पर जब मीडिया ने संजय राउत से शिवसेना की तरफ से बयान मांगा तो उन्होंने ऑन द कैमरा बयान देने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले पर बयान देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है और संजय राठौड़ के निष्कासन की मांग की है। स्वर्गीय पूजा चौहान के कथित खुदकुशी के मामले के सभी सबूत ये महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ जी के तरफ जा रहे हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वन मंत्री संजय राठौड़ जी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन हो, जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स के साथ निवृत्त न्यायाधीश होने की आवश्यकता है। इस विषय में जो भी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सबूत है वो सबूत सबसे पहले पुलिस ने हाथ में लेने की आवश्यकता है। और यदि राज्य के मुख्यमंत्री 24 घंटे के अंदर इस विषय को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करते तो दुर्दैव से इस मंत्रियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ही काम कर रहे हैं, ऐसा हमको मजबूरन कहना पड़ेगा। और इसके लिए वन मंत्री संजय राठौड़ को बर्खास्त करे और ये प्रकरण की पूरी जांच करे। ये वहीं आंध्र प्रदेश पंचायत राज विभाग के मंत्री पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नाम से फोबिया है। लोगों में सीएम जगनमोहन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर टीडीपी के अध्यक्ष की स्मरण शक्ति कम हो रही है। वह जानबूझकर गलत और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण के परिणाम देखकर चंद्रबाबू अपना धीरज खो रहे हैं। चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करने पर मनमाना बयान दे रहे हैं। पेद्दी रेड्डी ने कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य सरकार पूरी तरह से सहयोग दे रही है। चंद्रबाबू का आरोप सरासर बेबुनियाद है।
वीएसआरसीपी के नेता नहीं बल्कि टीडीपी के नेता अच्छे नायडू टेक्कली में, कोल्लू रविंद्र मछलीपट्टनम में दबंगई कर रहे हैं। चंद्रबाबू ने पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में केंद्रीय बल तैनात की मांग कर रहे थे। चित्तूर जिले में स्थानीय टीडीपी नेता कह रहे हैं कि वे पंचायत चुनाव में नहीं लड़ेंगे। कोरोना वायरस ने 1 महीनों तक रेलवे के संचालन को प्रभावित किया। अब देश में ट्रेन सेवा पटरी पर लौट रही है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 22 फरवरी से असम के धुबरी से बंगाल के सिलीगुड़ी के बीच सामान्य यात्री ट्रेन परिचालन शुरू कर रहा है। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण ट्रेन सेवा को रोक दिया गया था। एनएफ रेलवे 1 साल के बाद सामान्य ट्रेन सेवाओं को एक बार फिर से शुरू करने जा रहा है। धुबरी से सिलीगुड़ी जंक्शन के बीच प्रतिदिन एक जोड़ी डेमू स्पेशल ट्रेन चलेगी, जबकि एक अन्य मेल एक्सप्रेस को बंगाल के अलीपुरद्वार जंक्शन से असम के सिलीघाट जंक्शन, यूवी धुबरी, फकीरग्राम, न्यू बोंगई गांव, गोलपारा और गुवाहाटी के बीच त्रिसाप्ताहिक चलाया जाएगा। उधर दिल्ली पुलिस को ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इकाई ने ठगी करने वाले गिरोह से 59 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर पिछले 6 महीनों के दौरान फर्जी पासपोर्ट और वीजा प्रदान करके लोगों को ठगने के आरोप में कुल 59 एजेंटों को गिरफ्तार किया। एजेंट फर्जी पासपोर्ट और वीजा मुहैया कराकर लोगों को विदेश भेजा करते थे, जिसके एवज में मोटी रकम वसूलते थे। दरअसल बीते साल आपको बता दें, आईजीआई एयरपोर्ट से राय अविनाश राजेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति कनाडा जा रहा था। जांच में उसका पासपोर्ट फर्जी पाया गया। पूछताछ में उसने अपना असली नाम प्रशांत कुमार राशिक लाल पटेल बताया। उसने बताया कि उसका फर्जी पासपोर्ट बनवाने में भूपेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, राकेश और नवीन भाई पटेल नाम के एजेंट ने मदद की। जांच के बाद राकेश को छोड़कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड में तपोवन टनल के अंदर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चमोली पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 38 लोगों के शव बरामद हुए। गाद से भरी सुरंग के अंदर फंसे लोगों के संभावित स्थान तक पहुंचने के लिए एक सहायक सुरंग में किए गए सुराख को बचाव टीमों ने शनिवार को और चौड़ा करना शुरू कर दिया। वहां 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनटीपीसी परियोजना के महाप्रबंधक आरपी अहरेवाल ने कहा कि हम सुरंग में फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए 3 रणनीति पर काम कर रहे हैं। कल किए गए सुराख को 1 फुट चौड़ा किया जा रहा है ताकि गाद से भरी सुरंग के अंदर उस स्थान तक कैमरा और एक पाइप पहुंच सके जहां लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि 1 फुट परिधि वाला सुराख एक कैमरा और पाइप भेजने और फंसे हुए लोगों के स्थान का पता लगाने में मदद करेगा। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया था। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कड़ी बंदिशें लगाई गई और इनका उल्लंघन करने वालों पर मुकदमे दर्ज कर कानूनी शिकंजा कसा गया। अब लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामले वापस लेगी। तो साथ ही सरकार ने कुछ दिन पहले व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस लेने के निर्देश दिए। कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 2.5 लाख लोगों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के करीब 2.5 लाख लोगों को कोर्ट और थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में दिए शाहीन बाग फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि धरना प्रदर्शन लोग अपनी मर्जी से और किसी भी जगह नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि विरोध जताने के लिए धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसकी एक सीमा तय है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में फैसला सुनाया था कि धरना प्रदर्शन के लिए जगह चिन्हित होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या समूह है इससे बाहर धरना प्रदर्शन करता है तो नियम के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को हटाने का अधिकार
पुलिस के पास है। धरना प्रदर्शन से आम लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। धरने के लिए सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं किया जा सकता। उधर जापान के फुकुशिमा प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। भूकंप का असर राजधानी टोक्यो तक में महसूस किया गया, जहां भूकंप की तीव्रता 4.0 रही। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। हालांकि एहतियात के तौर पर तटवर्ती इलाकों के आसपास लोगों को न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स जारी रह सकते हैं। आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायत के 2786 वार्ड सदस्य चुनने के लिए दूसरे चरण के तहत मतदान शनिवार को हो गया। अधिकारियों ने बताया कि मतदान सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ था और दोपहर 3:30 बजे तक चला। प्रदेश में पंचायत चुनाव 9 फरवरी को शुरू हुए। ये 4 चरणों में होंगे और अंतिम चरण का चुनाव 21 फरवरी को होगा। चुनाव 20,817 वार्ड सदस्यों को चुनने के लिए किया जाएगा। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि 3,328 पंचायत सरपंचों को चुनने के लिए चुनाव होने थे, लेकिन इसमें से 539 को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया, जबकि 3 गांवों में किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। विज्ञप्ति के अनुसार 7,507 उम्मीदवार सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वार्ड सदस्य के लिए 44,876 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये चुनाव मतपत्र के जरिए कराया जा रहा है, जिसपे किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खूबसूरत फूलों और नेचुरल ब्यूटी का नजारा देखने का शानदार मौका है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन को आज यानी कि 13 फरवरी 2021 से आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। मुगल गार्डन विभिन्न प्रजातियों के फूलों के लिए मशहूर है, जिसका दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मुगल गार्डन 13 फरवरी 2021 से 21 मार्च 2021 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। हालांकि सोमवार को मुगल गार्डन बंद रहेगा। तो वहीं मुगल गार्डन में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संसद भवन में मुलाकात की। उन्होंने किसान आंदोलन, मौजूदा राजनीतिक हालात, मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई विषयों पर गृह मंत्री से चर्चा की। मुलाकात के बाद खट्टर ने अपने बयान में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से संगठनात्मक विषयों, किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। संगठनात्मक विषयों पर ही चर्चा हुई और क्योंकि कई प्रकार के संगठनात्मक विषय होते हैं, कभी कभी उनकी ओर से संदेश मिलता है तो वो सारी बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि अब संगठन के कामों की ओर भी थोड़ा गति मिले, इस नाते से चर्चा हुई है। किसान आंदोलन की भी चर्चा हुई थी, उसमें भी जो कुछ जानकारी हमारे पास थी सब उनको बताई हैं। हर एक जगह पर किस प्रकार से जो ये धरने हो रहे हैं, जो पंचायत हो रही है, वो सारे विषय में जानकारी उनको दी है। शांतिपूर्वक सब मामला चल रहा है। सर, किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई, हरियाणा सरकार भी कड़ा कानून लाने जा रही है, इसको लेकर भी सर कोई चर्चा हुई? नहीं, इसकी चर्चा नहीं, लेकिन वो कानून तो पहले से ला रहे हैं। वो योजना हमारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार निर्णय दिया था, कभी भी किसी को भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करने का अधिकार किसी को नहीं है, और ये हम उस कानून को इस अगले सत्र में लेकर के आ रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाएगा भरपाई उसकी करेंगे। सर, आपने कहा कि संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई, संगठन को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर सर क्या चर्चा हुई, और संभावित जो फेरबदल है मंत्रिमंडल का वो कब तक हो सकता है सर? जब भी होगा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। सर, फिर भारत में धीरे धीरे कोरोना से लोगों को निजात मिल रही है, तो उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 24 घंटों में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए। और इस दौरान मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कोरोना की स्थिति इस प्रकार है, पिछले 24 घंटे में 93 नए मामले सामने आए हैं। पहली बार प्रदेश में ये संख्या 100 से कम हुई है, और इस प्रकार अब तक कुल मामले 6,02,000
89 हुए हैं और उनमें से 5,90,292 डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 221 मरीज जो हैं वो अस्पतालों से उनको छुट्टी हुई है। इस प्रकार देखें तो हमारी जो रिकवरी की प्रतिशत है वो 98% है। प्रदेश में टेस्ट की संख्या को लगातार उसी स्तर पर रखा जा रहा है, हालांकि कोरोना के संक्रमण के मामले अभी कम हैं। पिछले 24 घंटे में 1,37,000 टेस्ट हुए हैं और इस प्रकार कुल अभी तक हुए टेस्ट की संख्या 2,94,00,000 हो गई है। देश में होम आइसोलेशन में 735 मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में सर्वेलेंस का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और सर्वेलेंस के अभी अधिकतर जो वर्तमान डाटा के अनुसार कुल 15,27,00,000 की जनसंख्या कवर की जा चुकी है। इस प्रकार कोरोना का संक्रमण प्रदेश में कम हो रहा है और सामान्य अस्पतालों में सामान्य ओपीडी इत्यादि को भी जल्दी से सामान्य करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टीम 11 की लगातार बैठक होकर अनुश्रवण हो रहा है तथा अंतर विभागीय समन्वय के अनुसार कोविड को नियंत्रण करने की प्रक्रिया चल रही है। वैक्सीनेशन में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन का देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम का शनिवार को 29वां दिन रहा। 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। अब टीके के दूसरे डोज को प्रशासित किया जाएगा। दोनों डोज के साथ टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 14 दिनों के बाद कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की जाएगी। जैसे कभी चोट लग जाती है, डॉक्टर कहता है टेटनस टॉक्साइड लगवा लो, एक टेटनस ना हो जाए, तो बस उतना सा ही कहानी होती है। आपको एक फ्रिक लगेगा, हल्का सा हो सकता है, 24 घंटे के बाद बाजू भारी हो जाए और कुछ नहीं होता। ये अराउंड 80 to 85% लोगों के साथ यही कहानी है। बिल्कुल सर, आपको लेकिन बाकी लोगों को किसी को हुआ है, जो कि आया है, अखबारों में भी आया है, तथ्य आए हैं सामने। किसी को फीवर हुआ है, किसी को बॉडी एक हुआ है, किसी को 3-4 दिन के लिए रुकना पड़ रहा है, आराम करना पड़ रहा है। बाकी अदरवाइज 80-85% लोगों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सर, आपको कौन सा टीका लगा है? हमारे देश में कोविड की 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो हमें कोविशील्ड ही लगा था, तो इसीलिए उसी का बूस्टर भी उसी का ही लगना चाहिए। वो मिक्स एंड मैच की कहानी हम इंडिया में नहीं करना चाह रहे हैं एज ऑन टुडे, क्योंकि इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है कि हम क्रॉस वैक्सीन्स करें ना करें, तो इसलिए उन बात। उधर आरजेडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। शनिवार को तेज प्रताप यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर भड़क गए। पार्टी कार्यालय में तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं और विधायकों से जगदानंद सिंह मुलाकात नहीं करते। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि यह पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और इनकी वजह से लालू यादव बीमार हुए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह खुद से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगते हैं। यह गरीब की पार्टी है, कोई भी कभी भी आ सकता है। तेज प्रताप ने कहा कि मैं आरजेडी ऑफिस आया हूं, माननीय विधायक हूं, लेकिन मुझे रिसीव करने तक नहीं पहुंचे। पूर्व के समय ऐसा नहीं होता था, हम पार्टी दफ्तर पहुंचते थे तो वो स्वागत के लिए आते थे। और गुस्से में तेज प्रताप मर्यादा तक भूल गए। उन्होंने जगदानंद के नाम से अध्यक्ष को संबोधित किया। इस बीच जगदानंद शांति धारण किए रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी की भलाई के लिए कोई साथी चिंता करते हैं तो ये अच्छी बात है, हम आपस में बैठकर बात कर लेंगे, घर की बात है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। ये तरीके का स्लिप हो गया। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। गरीब का पार्टी है, गरीब का। आज भी गरीब साथ में है। पूरे देश भर का जितना गरीब है वो आज भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसके साथ है पूरे तरीके से।
आप खुद देखिए, आप जा करके यहाँ पे जो आएगा अपॉइंटमेंट लेके आएगा। ये आम जनता का पार्टी है, आम जनता का। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंडला जिले में पुलिस द्वारा 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराए जाने पर पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक और सफल कार्रवाई की गई। नरोत्तम मिश्रा ने अपने ट्वीट के जरिए और मीडिया के सामने आकर पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई पर बधाई दी और कहा कि मंडला जिले के मोती नाला थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर के जंगल में छिपे नक्सलियों को पुलिस बल ने घेर लिया। मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में जंगल में छिपे अन्य नक्सलियों की तलाश की जा रही है। सफलता मंडला में हमारी पुलिस को मिली है। मैंने एसपी से बात भी की, पुलिस को बधाई भी दी। इसके पहले भी हम इस तरह का बालाघाट जिले में कर चुके हैं। निश्चित रूप से इनाम के काबिल है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हेलीकॉप्टर से लक्सर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन निर्माण कार्यों का शिलान्यास कर बीजेपी सरकार इसका श्रेय लेना चाहती है, कांग्रेस सरकार में वो इन निर्माण कार्यों का पहले ही शिलान्यास कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आमखेड़ी का पुल हो या फिर कोई अन्य पुल हो, सभी का शिलान्यास कांग्रेस सरकार में हुआ और आज बीजेपी सरकार इसका श्रेय लेना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है। तीसरी बार फिर शिलान्यास करेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं आया हूँ आज। यहाँ से मैं रुड़की वाली सड़क को देख रहा हूँ कि क्या है करके। सत्यता यह है कि जिन पुलों का भी उन्होंने शिलान्यास किया है, उन पुलों का पहले हम शिलान्यास कर चुके हैं। 4 साल उन पर काम न किया, ये इस सरकार को सही जाता है। और आप 5वें साल श्रेय लेने के लिए, चाहे वो आमखेड़ी का हो या कोई और, उन सब कामों को उत्तर प्रदेश के शामली में कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर कैराना प्रेमवीर राणा ने कोतवाली पर दर्ज कराए गए मामले में सपा विधायक पर संगीन धाराओं में 4 और उनकी मां तबस्सुम बेगम पर 1 मामला दर्ज होने की बात कही। इनके अलावा झिंझाना के मोहल्ला पठानन निवासी हैदर अली और गांव रामड़ा निवासी 37 लोगों को भी नामजद किया गया। नाहिद हसन को गिरोह का लीडर बताते हुए कहा कि इनकी आम जनता के बीच शोहरत ठीक नहीं। गत वर्ष अक्टूबर माह में कैराना से सपा विधायक कुछ पीड़ितों के साथ थाने पहुंचे थे और वहां उनकी इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के साथ नोकझोंक हो गई थी। तब उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और महामारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने आम बजट 2021 को मोदी सरकार की संकल्पना को साकार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग के व्यक्ति का ध्यान रखा। बजट अंत्योदय की परिकल्पना और लोकल के लिए वोकल थीम पर खरा उतरने वाला है। इस बजट में स्किल डेवलपमेंट से युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर हैं। प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी आम बजट 2021 के सदन में पास होने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने बजट के विषय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मीडिया से चर्चा की। केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जनता के प्रत्येक हित को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में अंत्योदय की परिकल्पना भी है, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना भी है, लोकल के लिए वोकल का थीम भी है। इसी संबंध में अपने प्रभार के जिले अयोध्या में आज मैंने सम्मानित पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता किया, आप सबसे वार्ता किया और विषय को बताया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच अलग अलग क्षेत्रों में, चिकित्सा हो, हमारे अन्नदाता किसान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य जो भी क्षेत्र हैं, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में
जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ इस बजट में लिया है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 75,000। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ नगर निगम कार्यालय में नगर निगम अधिकारियों की बैठक लेते हुए शहर में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने पर चर्चा की। इसके लिए सभी जेई और एसडीओ की जिम्मेदारी तय की गई। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वे स्वयं प्रत्येक सप्ताह निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट लेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक के उपरांत शहर के प्राचीन पथवारी माता मंदिर का दौरा किया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को बैठक के दौरान शहर में चल रहे विकास कार्य में तेजी लाने के अलावा पीने के पानी की व्यवस्था, नालों की सफाई, प्रत्येक वार्ड में साफ सफाई, कूड़ा उठान जैसे कार्यों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। बल्लभ राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी है और सारे भारत के यहाँ लोग रहते हैं धर्म मजहब के, और हम चाहते हैं कि शहर के लोगों को कोई असुविधा ना हो, कहीं पानी की, सीवर की, सड़क की। इन सब पे जो मोदी और मनु का जो नारा है उस सबको हमें साकार करना है। और हमारी पथवारी मंदिर जो माता है, जिसका देश के प्रधानमंत्री जब आए थे बल्लभ में, पथवारी माता को प्रणाम करके उन्होंने रैली करी थी। हम मोदी जी के जो नारा था देश के प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, भाई पथवारी मंदिर है बल्लभ में है, जहाँ सब बहनें माथा टेकती हैं। और माता के समय भी, होली पे भी सब माथा टेकते हैं। शादी हो, शादी बच्चे का हो, तभी आते हैं। और हम चाहते हैं सुंदर बनाया जाए कि शहर की आस्था है, शहर के लोगों का सम्मान है। जिस शहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब ठीक हो, उस शहर आपस में चमकता है। और हम चाहते हैं इस पथवारी मंदिर का जो इतनी बड़ी ज़मीन है 2.5 एकड़ में, इसको कहीं धर्मशाला बने, कहीं रसोई बने, कहीं। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए दीनानगर के सीआरपीएफ जवान मनिंदर सिंह का आज श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। इस दौरान शहीद के परिवार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि किसान भी पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च करने वाले हैं। तो साथ ही उनके समर्थन में कहा कि वो किसानों के साथ है और सरकार को कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। मनिंदर सिंह खत्री ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। तो मैं ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। तो ये दूसरी वर्षी है जी मेरे बेटे की सी। तो इस तरह मैं समझदा है कि जी मेरी मंगां सीगियां, जैसे स्कूल का नाम, बेटे का नाम, या मेरे छोटे बेटे को CRP कन्वर्ट करके, क्योंकि मैं अकेला सीगा, कन्वर्ट कर पंजाब पुलिस के कांस्टेबल। फरवरी ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ CRPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟਾ ਅਸਾਮ 'ਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद हरिद्वार कुंभ से पहले कल यानी कि रविवार से वृंदावन में वैष्णवों की बैठक मेले का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम 40 दिन तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेले के अवसर पर ध्वजारोहण कर कुंभ पूर्व वैष्णवों की बैठक का उद्घाटन करने वृंदावन जाएंगे।
कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और उनके सभी विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं, जो अब अंतिम चरण में है। इसके अलावा मेले को देखते हुए सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। कई सारे कार्यक्रम हैं और उन सभी कार्यक्रमों के लिए जोन और रेंज स्तर से जिले में अतिरिक्त अधिकारियों की और कर्मियों की तैनाती की गई है, लगाई गई है। और हमारा उद्देश्य यही है कि वहाँ एक और पूरे कार्यक्रम में वीआईपी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, साथ ही साथ सेवा भाव के साथ इस कार्यक्रम की मर्यादा के हिसाब से हम लोग वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को डिटेल में इसी बिंदुओं पर ब्रीफ किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यूपी पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी कल का जो ये ड्यूटी है इसमें सभी बिंदुओं पर बहुत ही अच्छे। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां गांव खरेंडवा में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अभय सिंह चौटाला को लाडवा हलके की ओर से 51 पगड़ी देकर सम्मानित किया गया। तो साथ ही आश्वासन दिया गया कि वो किसानों के इस लड़ाई में अभय सिंह चौटाला के साथ हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला ने गांव खरेंडवा में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये सरकार निकम्मी और गैर जिम्मेदार है, किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से डरी हुई थी, उस समय गुपचुप तरीके से केंद्र सरकार 3 काले कृषि कानूनों के लिए अध्यादेश लेकर आई और इन्हें कानून का रूप दिलाया। हमने पूरे प्रदेश के हर हल्के के एक गांव के अंदर किसान जन जागरण अभियान शुरू किया हुआ है। उसका मकसद केवल एक है कि किसान आंदोलन जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो। हर किसान को इस बात की जानकारी है कि आज तेरे सामने इन कृषि के 3 काले कानूनों की वजह से कौन सी दिक्कत आने वाली है। भाजपा ने एक प्रयास किया था, एक किसानों की पंचायत के नाम लोगों को समझाने की कोशिश की। लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन हमने ये फैसला इसलिए लिया है कि जो कोई किसान आज गलती से भाजपा के साथ है, उसको इस बात को विशेष रूप से समझाया जाए कि भाजपा जो है किसान की दुश्मन है। इसलिए इस तरह के 3 काले कानून इन्होंने बनाने का। वहीं मथुरा सांसद हेमा मालिनी वृंदावन के जैत क्षेत्र स्थित एकल अभियान के कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस मौके पर किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए
हेमा मालिनी ने कहा कि जो कानून सदन से आए हैं वे किसानों के हित में जाने वाले हैं, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे जयंत चौधरी के बारे में कहा कि जयंत चौधरी हर सभा में कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है, इस पर पलटवार करते हुए सांसद ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का वेट किसानों के हित में जाने वाला है। उन्होंने कहा सभी किसान मोदी जी से खुश हैं और जो खुश नहीं वे खुश हो जाएंगे। आ रहा है वो सब किसानों के हित में जाने वाला है, इसके विषय में मैंने बात किया और भी बहुत सारी बातें की है। जयंत चौधरी ने कहा था कि जिस तरह से महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस महंगा है, हाँ। और किसी भी सांसद ने बीजेपी के जो सैकड़ों वहाँ पे किसान शहीद हुए उनको लेकर के कुछ नहीं बोला। मैं अब भी बोल रही हूँ, किसान ये जो पेट्रोल और डीजल का जो सेस जो आने वाला है वो पूरा का पूरा किसानों के लिए ही जाने वाला और किसी के लिए नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं मोदी जी, कितने कुछ किया है किसानों के लिए, उसमें ये एक भी ये भी जुड़ रहा है उसमें। वी ऑल शुड फील वेरी हैप्पी, ऑल द किसान हिंदुस्तान के सभी लोग बहुत खुश हैं। जो कुछ जन जो नाखुश हैं वो खुश हो जाएंगे। वो भी क्या ब्रज के कुछ किसान आप लोगों से आके मिले थे, उन्होंने कुछ अपनी समस्या आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। ब्रज के जितने भी किसान हैं वो एक भी मेरे पास नहीं आए, कोई कुछ कमी नहीं है। जब भी कुछ आपदा आती है तो मेरे पास ज़रूर आते हैं और मैंने उनका सारा किसानों के लिए बहुत कुछ किया है मैंने इस ब्रज में। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव एक दिवसीय अमेठी दौरे पर रहे। इस दौरान जिले की सीमा पर शिवपाल सिंह यादव का स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हम मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए हर छोटे बड़े दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन जिला पंचायत के चुनाव के बारे में जिले की कमेटी रणनीति तैयार करेगी। इस दौरान तीनों कृषि कानून का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। ये किसान विरोधी कानून है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। जिला पंचायत में तो कोई साझा नहीं है, लेकिन जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे 2022 तब हम समान विचारधारा जितने भी, देखिए मैंने तो पहले तो समाजवादी जितने भी समाजवादी परिवार है जो भटका हुआ इधर उधर है, जो उपेक्षित लोग हैं, हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। किसान आंदोलन लंबा चल रहा है, क्या करें? एक एक करके ऐसे में किसानों को किसान आंदोलन क्या? देखिए ये किसान विरोधी जो कानून बना है, 3 जो बिल पास किए हैं, ये किसान विरोधी कानून है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है और तुरंत। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के मऊकला चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सवाई माधोपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार परिवादी गोपाल सिंह सैनी के खिलाफ कोतवाली में पूर्व में एक मामला दर्ज हुआ था, जिस पर चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने मुकदमे से नाम हटाने के एवज में 5000 की रिश्वत राशि की डिमांड की थी। एसीबी की टीम द्वारा सत्यापन किया गया और रिश्वत लेते रंगे हाथों चौकी प्रभारी को धर दबोचा गया। मऊकला चौकी प्रभारी और अभी वर्तमान थानाधिकारी हैं ये गंगापुर सिटी के जी। इनके खिलाफ अभी परिवाद प्राप्त हुआ था परसों, तो उसमें हमने सत्यापन कराया था। तो परिवादी है गोपाल सिंह सैनी, यहीं का निवासी, अभी डाला हूं उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ था 27/21 जी। तो उसमें नाम काटने की एवज में और उसको राहत पहुंचाने के लिए 5000 की रिश्वत की डिमांड की थी इन्होंने जी। 2000 रुपये तो इन्होंने सत्यापन के वक्त ले लिए थे जी। और अभी आज 3000 रुपये रिश्वत के नगद लेते हुए रंगे हाथों हमने इनको गिरफ्तार किया। सर किनको गिरफ्तार किया आपने सर? वीरेंद्र सिंह है, उप निरीक्षक है यहाँ जी। गंगापुर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी का भी चार्ज है? हाँ, फिलहाल उन्हीं के पास है। हरिद्वार में उद्योग व्यापार मंडल ने कुंभ मेला प्रशासन की ओर से कांवड़ मेला रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष
डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि कुंभ मेला प्रशासन और उत्तराखंड प्रशासन को व्यापारी हित और हिंदू हित में अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद कांवड़ मेले को कोरोना के नाम पर निरस्त किया गया, लेकिन आज तो स्थिति पहले से बेहतर है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला प्रशासन को कांवड़ मेला विधिवत संपन्न करवाकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रशासनिक क्षमता का परिचय देना चाहिए। गाइडलाइन आ रही है, व्यापारियों के हित में कोई नहीं आ रही और व्यापारियों के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी जा रही हमारे को। अब ये कांवड़ मेला पिछला लॉकडाउन के कारण सावन का भी निरस्त कर दिया गया था और शिवरात्रि के मेले को भी प्रशासन निरस्त करने में लग रहा है। जब वैक्सीन आ चुकी है तो कांवड़ मेला क्यों नहीं कराया जा रहा और कुंभ मेला क्यों नहीं कराया जा रहा हरिद्वार में? जब जगह जगह रैलियां हो रही हैं, धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो हरिद्वार में ही कोरोना फैल रहा है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से भी और प्रशासन से भी हरिद्वार के, क्या हरिद्वार में ही कोरोना है? प्रयागराज में इतना बड़ा भीड़ हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। गाजी बॉर्डर पे धरना चल रहा है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। हरिद्वार मेलों में ही कोरोना है। प्रशासन फैले पूरी तरह से, प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है, प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहा है हरिद्वार में। इसलिए ये ऐसे ये कोरोना की जगह जगह काउंटर रख दिएगा, हम इसका विरोध करते हैं। काउंटर वैक्सीन के लगने चाहिए, जगह जगह वैक्सीन लगानी चाहिए। जब वैक्सीन आ गई तो ये काउंटर, ये तो एक डराने वाली स्थिति प्रशासन। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर कौशाम्बी में महिला घेरा कार्यक्रम करने पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प हो गई। पुलिस ने परमिशन नहीं होने का कारण बताते हुए कार्यक्रम को रोक दिया, जिससे सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। उधर पुलिस के रोक के बावजूद भी जब सपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने के लिए निकले तो पुलिस के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई और इस मौके पर सपा की महिला प्रकोष्ठ ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। जिला अध्यक्ष के मुताबिक सरकार तानाशाह रवैया अपनाते हुए पुलिस से कार्यक्रम में रोक लगवा रही है। यही नहीं, उन्होंने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप तक लगाया। परमिशन लेके आइए, परमिशन लेके आइए, उसके बाद पहले परमिशन नहीं, किसी ने नहीं, मेरे साथ बदतमीजी करी है। परमिशन लेके आइए, उसके बाद पकड़ के रखिए, हमारे लोगों को पकड़ के रखिए। परमिशन आइए, परमिशन जी, हमको ये पुलिस महिलाओं ने मारा। ये देखिए जो है नोचा। ये मारना ऐसा नहीं होता है, मारना ऐसा नहीं होता है, मारना इस तरीके से नहीं होता जैसा कर रही है, इस तरीके से मारना होता है। इसी तरह से अपने आपकी चूड़ी अगर फंस जाएगी तो उसमें किसी को मारना कहेंगे? कोई ऐसा नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंद पाक सीमा के हुसैनीवाला चेकपोस्ट पर शनिवार को 165 फीट ऊंचा राष्ट्रीय झंडा लगाया गया। विधायक परमिंदर सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे। यह देश के इतिहास में पहला वाक्य है जब देश की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इतना ऊंचा राष्ट्रीय झंडा लगाया गया है। विधायक परमिंदर सिंह लोगों से अपील की कि वे देशभक्ति के इस राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रीय झंडे को नमन करें। यहां बताने योग्य है कि पाकिस्तान ने 140 फीट ऊंचा झंडा फहराया था, हमने अब इससे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया है। 165 फुट ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 140 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 165 ਫੁੱਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਈਏ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਹ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀਸੀਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ
हर कुर्बानी कर सकते। सर फिरोजपुर भारत माता का झंडा जोड़ा है हमेशा उच्चा रहना चाहिए। सर फिरोजपुर च पहला पार्कों च पहला भी किन्ने फुट के जोड़े तिरंगे फहराए गए फिरोजपुर? ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੌਂਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ नगर काउंसिल चुनावों को लेकर सिविल प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एसडीएम जीवनजोत कौर और डीएसपी रजपाल सिंह ने कहा कि नगर काउंसिल चुनावों को निष्पक्ष और शांतिमय ढंग से करवाने के लिए प्रशासन वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से बिना किसी भेदभाव से चुनाव कराए जाएंगे, तो साथ ही किसी भी शरारती तत्व को माहौल खराब करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा वोटर बिना किसी डर और भय के अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें। और क्लोज ऑफ पोल जिहड़ी है कन्वैसिंग बंद हो जाती है। सो हुण तुसी देख सकते हो भी 4 बजे तो बाद कन्वैसिंग जिहड़ी है कैंਡੀਡੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। तो ਉਹਦਾ भी मुआयना किया जा रहा है और नाले लोगों के विच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वास्ते फोर्स के नाल जिहड़ी है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये इलैक्शन कमीशन ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹ 48 ਆਵਰ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਨਵੈਸਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ VOTING ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ 50 ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 12 ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 2 ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੂਥ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ। 2 ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ SD ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ चैनपुरा बस्ती, ये 2 बूथ ने साढ़े। पंजाब के कपूरथला में निगम चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि कपूरथला में निगम बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना महामारी से बचने के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है, जिसके तहत 83 बूथों पर सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कुल 46 संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਚੁਣਾਵ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੂਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 17 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਮਤਾਬਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਔਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਰਵਾਲ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1-2 ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ 11-1200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਿਊਟ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਗੁਗਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 29 ਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਹੁਣ ਇਹ 50 ਵਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸਕ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਗੇ। कैमरामैन राहुल के नाल सुनील गोगना, ANB न्यूज़, कपूरथला। 14 फरवरी को नगर काउंसिल चुनाव को लेकर बरनाला पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए बरनाला SSP संदीप गोयल ने बताया कि उनकी तरफ से चुनाव को पूरी तरह से अमन शांति के साथ करवाने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी पक्ष को देखते 1220 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है। म्यूनसिपल कमेटी ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਫੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਦੋਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਟਰਸ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੋਈ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ। वहीं दिल्ली NCR में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। दिन में हो रही तेज धूप से लोगों को सर्दी से राहत मिली है, तो वहीं सुबह और रात के दौरान घना कोहरा छा जाने से मौसम ठंडा हो गया। शनिवार सुबह कोहरे की मोटी चादर दिल्ली में छा गई, जिसकी दृश्यता सुबह 8:30 बजे सफदरजंग में 50 मीटर और पालम में 250 मीटर दर्ज की गई। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई। ठंड की वापसी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने के आसार बने हुए हैं। ब्रज में अचानक से बदले मौसम में छाए कोहरे का कहर देखने को मिला। शनिवार की सुबह कोहरे के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मैनपुरी और फिरोजाबाद की सीमा के पास 4 बसों समेत कई वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में एक बस चालक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को सैफई रेफर किया गया। हादसा फिरोजाबाद जिले के कटपोरी क्षेत्र में हुआ। सुबह तकरीबन 7 बजे कोहरे के कारण लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 77 पर यहां पर कई वाहन टकरा गए। सभी वाहन आगरा से लखनऊ की ओर जा रहे थे। आज सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। इसमें करीब 15 गाड़ियां कोहरे की वजह से आपस में टकरा गई हैं और कुल 20 लोग घायल हैं। घायल में कोई गंभीर नहीं है। अच्छा ये रहा कि जैसे ही एक बस टकराई है बोलेरो से, उसके सवारी उतर के फिर सड़क पे लोगों को रोकने लगे, चिल्लाने लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। इससे लोग गाड़ियों से नीचे उतर गए थे, इसलिए उनको कम चोटें आई है। सभी घायलों को यहाँ से अस्पताल भेज दिया गया है। जो हल्की फुल्की जिनकी चोटें थी वहाँ पे मौके पे ही उनको फर्स्ट एड दिया गया है। रास्ता साफ करा दिया गया है, एक्सप्रेसवे को बहाल कर दिया गया है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अमेठी में समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के 22 वर्षीय भतीजे शुभम प्रजापति का शव रेलवे ट्रैक से 2 टुकड़ों में मिलने के बाद हड़कंप मचा है। हैरानी की बात है कि परिजनों को मुकदमा पंजीकृत करवाने के लिए काफी परेशान होना पड़ा। अमेठी, कोतवाली और जीआरपी के परिजन लगातार चक्कर लगा रहे थे। काफी परेशान होने के बाद आखिरकार जीआरपी थाना प्रतापगढ़ में हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मामलों के मंत्री मोहसिन रजा आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज पहुंचे। यहां उन्होंने अमेठी जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ बैठक कर अल्पसंख्यक कल्याण के विषय में आवश्यक विचार विमर्श किया। इसके बाद मंत्री महोदय ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की।
इस दौरान डीजल, पेट्रोल और बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए मोहसिन रजा ने कहा कि विपक्ष को चाहिए कि वह सकारात्मक मुद्दे उठाए, जनता के हितों के मुद्दे उठाए। इसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तय होती है और दामों में उतार चढ़ाव होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, ऐसा है, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर बढ़ती हैं कीमतें, उसके तहत ये चलती चीजें हैं। लेकिन आप अगर बात करें अपने देश के अंदर, हमने देश में गांव गरीब किसानों को लेकर काम किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ते हैं या इसकी जो नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तय होती है, ये सबको पता है, चाहे उनकी सरकार रही हो चाहे हमारी रही हो। इसको लेकर जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, हमेशा कोई चीज की प्रश्न जब उठते हैं उसमें एक पॉजिटिव चीज ढूंढने की प्रयास होना चाहिए। निगेटिव बात तो ये है कि आप इतनी देर से क्यों आ गए, हम बैठे थे बहुत देर से आप आ गए। देश आपका, सुन लीजिए, आपने सवाल किया। सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री राम के देश में पेट्रोल सीता जी के नेपाल से और रावण की लंका से ज्यादा महंगा है। देखिए, ऐसा है कि अगर आज आपका देश संपन्न भी हो रहा है, देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है, वहां पर जिस तरह की खपत है, जो भी हमें जरूरत है, उस जरूरत के तहत, क्योंकि ये जो चीजें इंटरनेशनली आपको जिसमें आप शामिल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिसकी कीमतें तय होती हैं, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें हम और आप दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की घटना को लेकर अयोध्या के संत और बजरंग दल ने रोष जताया। हनुमानगढ़ी महंत राजूदास ने दिल्ली मंगोलपुरी में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर रोष जताते हुए कहा कि बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होनी चाहिए। कार्यकर्ता को चाकू मारकर हत्या कर दी गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होना चाहिए और जांच करके सरकारी मिशनरी पुलिस प्रशासन को जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हिंदू जनमानस का राम जन्मभूमि में समर्पण निधि का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम से आहत होकर और अन्य संप्रदाय के लोग इतने आहत हैं कि उनके मन में कौन सी ऐसी टीस पैदा हो गया कि कई जगह, दिल्ली का ही मामला नहीं है, राजस्थान का मामला है और एक जगह का मामला है जहां पर संघ के कार्यकर्ता समर्पण निधि का कार्यक्रम कर रहे थे और गोली मार दिया जाता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।